रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। आज दंगल में बात सत्याग्रह की, जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में सुनाई दी। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस ने आज एक दिन के संकल्प सत्याग्रह के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला। सबसे ज्यादा तलखी प्रियंका गांधी वाड्रा के बयानों में दिखी। प्रियंका ने पीएम मोदी पर हमले करते हुए आपा भी खो दिया। साथ ही ऐसे बयान दिए जिसको लेकर बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का दुराग्रह बताया। इस बीच कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह विवादों में भी गिर गया है। दिल्ली में जगदीश टाइटलर के शामिल होते ही बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगी? क्या जनता के बीच कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ लहर पैदा कर सकेगी? क्या 2024 के चुनाव में राहुल की सांसद सदस्यता रद्द होने का मुद्दा गरमाएगा? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब आज बहस में मिलेगा। बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। भगवान राम को वनवास में भेजा गया। उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई तो कांग्रेस का सत्याग्रह शुरू हो गया। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कांग्रेस ने बापू की समाधि राजघाट का सहारा लिया। इस बार माइक प्रियंका गांधी ने संभाला और पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू बनाते हैं। प्रियंका के तेवर तल्ख दिखे। प्रियंका अपने परिवार पर हो रहे हमले का जवाब देने के लिए त्रेता युग पहुंच गई। भगवान राम से तुलना कर डाली। भगवान राम को वनवास में भेजा गया। उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? गांधी परिवार ने पीएम को घेरा तो मोदी सरकार के मंत्रियों से लेकर सीएम तक ने अंगद की तरफ पैर जमा दिया। तो विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। उन जवानों के प्रति भी सम्मान का भाव जिस नागरिक के मन में नहीं, वह सत्याग्रह की अगर बात करे तो ये अपने आप में इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? नाखून कटा करके शहीद होना अगर कोई सीखे तो कांग्रेस से सीखे। ये राहुल गांधी किसको लेके सत्याग्रह कर रहे हैं? हालांकि कांग्रेस की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर राहुल गांधी को संसद के अयोग्य क्यों घोषित किया गया? इसके लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को ललकारा। भारत जोड़ो यात्रा को डर के ही ये सब फैसले हो रहे हैं। ये जो हो रहे हैं फैसले इसीलिए क्योंकि वो अगर पार्लियामेंट में रहे तो अदानी का इश्यू उठाएंगे। देश को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बचाने के लिए जो कुछ भी कुर्बानी देना है हम देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। सत्याग्रह और सियासत के इस खेल में ट्विस्ट तब आया जब सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर भी सत्याग्रह में दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी ने भी जगदीश टाइटलर को लेकर कांग्रेस को आईना दिखाया कि कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए कि 1984 के दंगे हों या कोई ऐसे मामले हों जिसमें कांग्रेस को हमेशा से दोषी बनाया गया, माना गया, ऐसे मामलों में जो लोग दूसरों की भावना को आहत करते हैं, सिख समुदाय की भावना को आहत करते हैं, ऐसे लोगों को किनारा करने में कांग्रेस को जरा भी देरी जो है नहीं करनी चाहिए।
कहीं राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे तो कहीं मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसे संकल्प सत्याग्रह के जरिए कांग्रेस को सत्ता हासिल हो सकेगी? क्या कांग्रेस देश का मूड अपने पक्ष में बदल सकेगी? पटना से रोहित सिंह, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं के शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। और अरविंद वाजपेयी साहब, प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ हैं। सबसे पहले अभय दुबे जी, क्योंकि हम प्रेजेंट पे बात करें, जरा पास्ट पर मैं कुछ चीजें समझ लेना चाहती हूँ। इस पूरे मामले में बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, 2 साल की सजा, फिर सदस्यता, ये तो बहुत आगे निकल गए। इसको क्या वहीं पर खत्म नहीं किया जा सकता था अगर माफी मांग ली जाती? हाँ, अर्पिता जी, राहुल जी ने एक बात साफ कही न्यायालय में कि मैं दया की याचना नहीं करता, माफी नहीं चाहता। लेकिन कब कही? ये भ्रामक दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी को करना बंद करना चाहिए। जब न्यायाधीश ने सजा का ऐलान कर दिया, उसके बाद पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तब राहुल गांधी जी ने कहा कि न मैं दया की याचना करूंगा, न क्षमा चाहता हूं। किस बात की क्षमा मांग ले? हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के संसाधनों को लूटकर अगर नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में भाग जाएं और उस पर राहुल गांधी जी अपनी आवाज मुखरता से उठाएं, उस बात के लिए माफी मांग ले। किस बात के लिए सदन में राहुल गांधी जी कहें कि 38 शेल कंपनियों से स्टॉक मैनिपुलेशन करके हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हिंदुस्तान में किया, जिसकी जेपीसी की जांच के लिए भी तैयार भारत की सरकार। ठीक है अभय जी, ये बहुत वाजिब चीजें हैं, जो मुद्दे हैं वो तो विपक्ष उठाएगा और वो आपको अधिकार है, उस अधिकार से तो आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन जब राजनीतिक दल कोई बयान देते हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, बीजेपी भी या कोई भी दल, तो एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को क्यों भूल जाते हैं? आप इसमें सारे मोदी चोर कहने की जरूरत क्या थी? आप उन लोगों के बकायदा नाम लेकर कह देते। और जहां आप माफी की बात कर रहे हैं, मैं एक बात समझना चाह रही हूं, चौकीदार चोर है, यह बयान भी राहुल गांधी ने दिया था, इस पर राहुल गांधी ने माफी मांग ली, वो मामला वहीं पर ठंडे बस्ते में चला गया, खत्म हो गया। लेकिन यहां इस मुद्दे को क्या तूल देने की कोशिश आपकी तरफ से नहीं हुआ, या आप मानते हैं आपसे कोई चूक हो गई, माफी मांग लेते तो सदस्यता भी रहती राहुल की, एक बड़े नेता आपके साथ ही रहते? अर्पिता जी, बिल्कुल अलग व्याख्या आप कर रही है। राहुल गांधी जी ने सर्वोच्च अदालत में वो बात कही क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च अदालत के संदर्भित विषय पर वो व्याख्या की थी। उन्होंने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी। राफेल का मुकदमा उठाकर देख लीजिए, 3-4 पैराग्राफ में गलत तथ्य आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ और सरकार स्वयं संशोधन याचिका लेकर सर्वोच्च अदालत गई कि हाँ, इन पैराग्राफ में गलती और बुनियादी गलतियां थी। पेगासिस के केस में भी यही हुआ। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सरकार ने अपेक्षित सहयोग नहीं किया, 5 फोन में ट्रेसेस मिले, इन्फेक्शन मिला है, लेकिन हम नहीं कह सकते क्योंकि सरकार ने सहयोग नहीं किया। राफेल में कहा उन्होंने कि हमारा दायरा सीमित है, हमारे अधिकार सीमित है, इसलिए तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं। अरे आप सोचिए कि एक चांगचुंग लिंग, चीनी नागरिक जो भारत की एजेंसियों की रडार पर है, पनामा पेपर में जिसका नाम है, वो अडानी जी के साथ साझेदारी करता है, जिस पर उनकी कंपनी में के स्टॉक मैनिपुलेशन में काम करता है। इलारा कंपनी जो स्ट्रेटेजिक एरिया में अडानी जी काम कर रहे हैं, वो मिसाइल का और रडार अपग्रेडेशन का उसके साथ है और वो स्टॉक मैनिपुलेशन की उस पर आरोप है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत की अस्मिता, भूभागी अखंडता और सामरिक महत्व के विषय पर अगर प्रधानमंत्री जी संज्ञान नहीं लेंगे तो कब लेंगे? अगर वो कहते हैं कि 2016 से डीआरआई का केस पेंडिंग है, ओवर इनवॉइसिंग करके इंडोनेशिया से कोल मंगाने का अपराध दर्ज है, तो 19 से 23 तक अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? 6 एयरपोर्ट अगर अडानी जी को रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक्ट है 2008, उसको वायलेट करके, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की नाराजगी को दरकिनार करके, नीति आयोग के ऑब्जेक्शन को दरकिनार करके 6 एयरपोर्ट अगर एक को दे दिया। उन्होंने कहा था कि हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एक आदमी को 6 एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए, फिर भी अगर दे दिए जाते हैं उस पर राहुल गांधी जी सवाल खड़ा करते हैं। किस प्रकार एनसीएलटी में रेडियस स्टेट नाम की कंपनी 90% का हेयर कट करके दी जा रही है लोगों को, उस पर राहुल गांधी जी सवाल खड़ा करते हैं। हर्ष गोयनका जी का ट्वीट देख लीजिए, पीएमओ को टैग करके उन्होंने ट्वीट किया। तो ये बात प्रासंगिक सवाल खड़े करेंगे। जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं, उनका पैसा अगर 10-10, 11-11 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ तो प्रतिपक्ष को दायित्व भी इस बात का देश की जनता ने दिया है कि आप सत्ता का मार
हजार प्रशत ठीक करिए, है। मगर सत्ता क्या करती है? राहुल गांधी जी को गद्दार साबित करने की कोशिश करती है। राहुल गांधी जी को मीर जाफर कहा जाता है। सिर्फ उनका दोष इतना है कि वो सरकार को कह रहे हैं कि ये मुखौटा उतारिए और जनता के हितों के लिए काम कीजिए, संसाधनों की लूट करने वालों को प्रश्रय मत दीजिए। ठीक है, तो राहुल गांधी इस प्रक्रिया से लेकिन कोई आपत्ति नहीं, जो हुआ वो सब नियम के तहत ही हुआ ना, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसमें जो प्रक्रिया हुई, सदस्यता जाना, कोर्ट में ये फैसला आना, वो जो भी प्रक्रियाएं थी उसमें कहीं गलती नहीं है। और दूसरा, राहुल गांधी को कोई दुख नहीं है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया। ये दो चीजों पे मैं स्पष्टीकरण चाहती हूँ। मेरी गंभीर आपत्ति इस पर है। हम सर उसकी ऊपर की अदालत में ये बात रखेंगे अर्पिता जी। प्रक्रिया में क्या झोल लगा आपको? मैं एक 10 सेकंड सिर्फ दे जी जी। 16 अप्रैल 19 को याचिका करता जाता है अदालत। 24 जून 2021 को राहुल गांधी जी के बयान होते हैं। वो फिर जाता है दवे साहब की कोर्ट में सूरत में कि फिर से राहुल गांधी जी की हर पेशी पर बयान कराइए। कोर्ट इनकार कर देती है। वो हाई कोर्ट से स्टे करा लेता है। 11 महीने का स्टे होता है जब तक जज का ट्रांसफर नहीं हो जाता। उसके बाद 27 फरवरी 2023 को वो स्टे वेकेट होता है झूठ बोलकर कि नए एविडेंस आ गए, जबकि कोई नए एविडेंस नहीं थे। और 23 मार्च को ये फैसला अदालत सुना देती है। इस बात को हम ऊपर की अदालत में रखेंगे प्रामाणिक रूप से। सीआरपीसी का 202 ये कंपल्शन है अदालत का कि अगर जुरिडिक्शन के बाहर अपराध कारित हुआ है तो वो उसमें एक इंक्वायरी कॉल करेगी। हमारे वकीलों ने कहा कि आपने इंक्वायरी तक कॉल नहीं की। 27 फरवरी 2023 को पहली बार मुकदमा सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 23 मार्च 2023 को यह फैसला दे दिया, जिस दिन राजगुरु भगत सिंह अबे जी, सारी चीजें आपने बहुत पॉइंट वाइज बताई। एक चीज शायद आप भूल गए, हाईकोर्ट की तरफ से ये बात कही गई थी मजिस्ट्रेट कोर्ट को जितनी जल्दी हो फैसला सुनाया जाए। आप कोर्ट के कहने पर अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट फैसला सुनाती है तो आप इसको ये क्यों कहते हैं कि त्वरित प्रक्रिया में इन्होंने फैसला सुना दिया, फटाफट फैसला सुना दिया? प्राची जी, हमने अर्पिता नाम है मेरा। माफ कीजिएगा, वेरी सॉरी, मेरे पास स्क्रीन नहीं है इसलिए मैं देख पा रहा हूँ। अर्पिता जी क्षमा कीजिएगा, आप एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, बहुत से शो आपके साथ हैं। मैं ये बात बताऊं अर्पिता जी कि अदालत के सामने ये बात रखी गई कि आपने सीआरपीसी 202 और ये जज फैसले में लिखा है उन्होंने, और नए एविडेंस प्रोड्यूस हुए। ये बात कहां थी बताइए? 11 महीने का जो स्टे था, एक नया एविडेंस उसमें नहीं आया। तो ये तो ऊपर की अदालत में हम बात रखेंगे, जो अपने तथ्य रखने हैं वो रखेंगे, हमको न्याय मिलेगा, हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन आज इसलिए सिर्फ कि राहुल गांधी जी को और सदस्यता जाने की प्रक्रिया सर, क्योंकि इसमें ये जो आपने बताया ना तुरंत फैसला आ गया, तो उसमें ये बताना जरूरी था कि हाईकोर्ट के कहने पर ही ये मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला दिया। पहली चीज ये क्लियर हुई। मुझे दूसरी चीज बताइए, ये सदस्यता जाने की बात को लेकर क्या समस्या है? सदस्यता जाने की बात अवैधानिक है। ये झूठ परोसा जा रहा है कि स्वतः ही सुन लीजिए, स्वतः ही सदस्यता समाप्त हो जाती है, झूठ परोसा जा रहा है। अच्छा। भारत के संविधान का आर्टिकल 103 वो ये कहता है, मैं पढ़कर सुनाता हूं, सदस्यों की निरर्हता अर्थात डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित प्रश्न उठता है तो वह राष्ट्रपति के विनिश्चय के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति जी कंसल्टेशन करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। यह प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? अच्छा। भारत के संविधान से कोई ऊपर नहीं है, अदालत ऊपर नहीं है, संसद ऊपर नहीं है। सर ये पता है आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 8C पता है सर? ये हाँ जी पता है, पढ़ा है मैंने। इसमें क्या है सर? जिसकी निंदा राहुल गांधी ने की थी, अध्यादेश को लेकर नाराजगी जताई थी और कहा था इसको फेंक देना चाहिए। अगर उस समय पास हो जाता तो राहुल गांधी शायद आज उनकी सदस्यता नहीं जाती। इसको मुझे ये आपने पढ़ा होगा तो बताइए जरा इसमें क्या है सर? अर्पिता जी, राहुल गांधी जी आज भी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं अपनी बात पर। ठीक सर, अपनी बात पर तब भी अपराधियों का कोई स्थान नहीं, लेकिन ये नियोजित रूप से इतनी डिफेमेशन के केस में पहली बार मुझे ये आपने कहा ना आपने पढ़ा है सर, ये मुझे बताइए ना क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 8C क्या है सर? ये डिस्क्वालिफिकेशन जो जिसकी आप बात कर रही हैं, जो ऑर्डिनेंस, और ये पहली बार ऑर्डिनेंस कांग्रेस पार्टी नहीं लाई, ये भी बता दूं। जी 2002 में अटल जी नहीं सर, ये क्या है? वो कौन लाया? हम नहीं लाए, वो लाए, वो बहुत लंबी बहस चल जाएगी सर। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ है क्या ये? पता है कि मैं बता दूं सर? जी बताइए। नहीं आप कह रहे थे आप पढ़ के आए ना सर, तो मैं तो अभ्यस्त हूँ, अध्ययन किया है मैंने। आप पढ़कर बताइए, मैं उसकी व्याख्या कर दूंगा। आप क्या कहना चाह रही हैं? अच्छा सर ठीक है, मैं बता देती हूँ कि किसी भी स्तर पर चुने गए जनप्रतिनिधि अगर उनको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो फैसला जब सुनाया जाएगा उसके साथ ही वो सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएंगे सर।
अर्पिता जी, एक बात मैं बता दूं आपको सर, ये कोर्ट का फैसला है 2013 का, सुप्रीम कोर्ट का। एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2013 में, लिली थॉमस वर्सेस भारत सरकार का ये पूरा फैसला था सर। और उस समय सरकार में कौन था 2013 में सर, वो भी आपको पता है। तो इसमें आप और कहीं भी जाकर आरोप नहीं लगा सकते। आप बताइए। हाँ, मैं देखिए, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट हो, या सरकार का कोई आदेश हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, किसी भी सूरत में वो भारत के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। एंड ऑफ द डे इसका निर्णय सर्वोच्च अदालत को करना पड़ेगा कि आर्टिकल 103 सुप्रीम है। इन सारे एस्पेक्ट के बावजूद, चाहे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 8 को आप पढ़ रही हो या सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर का अबे जी, सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आश्चर्य। अबे जी, ठीक है, मतलब डिफेंड करने में आप तो, मतलब आज तो आपको पुरस्कार मिलता है अबे जी, जिस तरीके से आपने डिफेंड किया है। मतलब क्या बेहतरीन तरीके से, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात को आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ही आगे तय करेगा। क्या बात की आपने अभय जी, बहुत बहुत शानदार। अर्पिता जी, आज मैं प्रामाणिक कांग्रेसी के, मेरी एक बात भी गलत हो भविष्य में तो आप याद रखिएगा इस शो को। सर, भविष्य की छोड़िए, अभी वर्तमान की बात कीजिए ना। मैं भी याद रखूंगा आर्टिकल 103 किसी भी सर्वोच्च अदालत के, या देखिए सर्वोच्च अदालत भारत के संविधान के दायरे में रहकर फैसला दे सकती है। जब तक कि आर्टिकल चेंज संसद नहीं करती तब तक इस आर्टिकल को सर्वमान्यता मिलेगी। और मुझे बताया गया है अभी कि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की कोई पिटीशन भी फाइल हुई है, ये भी बता दूं मैं आपको। सर, वही बात है ना, आपको बताया जाता है तो आप उसी पे भरोसा कर लेते हैं। थोड़ा सा अपने खुद की चीजों पर भी भरोसा कीजिए। के शर्मा जी, कई आरोप देखिए बीजेपी पर सीधे तौर पर लग रहे हैं, टाइमिंग्स को लेकर। हर चीज बहुत तरीके से आपकी टाइमिंग्स होती है। अडानी के मुद्दे पर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, माफी मंगवाना चाह रहे थे आप लोग, नहीं मांगे तो सदस्यता ले ली। इस तरीके के कई गंभीर आरोप हैं आप पे। अर्पिता जी, मुझे भी उसी तरह 10 मिनट दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगे हैं। हाँ। अडानी के मामले में मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं, उससे ज्यादा, क्योंकि आज उनको विषय नहीं है। जब ये जो विपक्षी दलों का जो टीम था, ये लोग जब पहली बार उठाए अडानी के मामले को, तो ये डिमांड किया, ये खड़गे साहब हैं और ये खड़गे साहब का जो है बयान है जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें कहा था कि अपोजिशन डिमांड जेपीसी आर सीजीआई डेजिग्नेटेड कमिटी प्रूव इनटू द अडानी ग्रुप। या तो आप जो है जेपीसी बना दीजिए या सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड जो है जांच होनी चाहिए। ठीक है। इनके ही नेता जो है सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से ये जांच बैठी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो कमेटी बनी है और उसमें 2 जज हैं और तमाम जो है विशेषज्ञ भी हैं। तो इनकी इस डिमांड के बावजूद ये जेपीसी इसलिए लाना चाहते हैं, क्योंकि ये जेपीसी की डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको किसी तरह मुद्दे तो है नहीं, लेकिन जो है राहुल गांधी के पाप को छुपाना है। इसमें राहुल के पाप को कैसे छुपाएंगे? इसीलिए क्योंकि उनको नारे यही लगाना है, उस पर जवाब नहीं देना है, जो पाप अब सामने निकल के आ रहे हैं लेकिन सामने। लेकिन एक जिम्मेदार सरकार के तौर पर अगर विपक्ष आपसे कोई डिमांड कर रहा है, इतने वक्त से आपसे जेपीसी की मांग, और ऐसा तो है नहीं कि आपकी सरकार पहली बार या फिर कोई भी सरकार पहली बार जेपीसी बनाए, अगर ये सवाल उठ रहा है तो एक सरकार के तौर पर जब आप उस कुर्सी पर बैठे हैं तो आपसे सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है। अब विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है अडानी के मुद्दे पर, कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उस पर जवाब देना क्या आपकी जरूरत नहीं है? आपको नहीं लगता कि उस पर जवाब देना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब जो राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ और उसमें सदन के अंदर में 45 मिनट तक निर्विवाद रूप से जो है राहुल गांधी भाषण देते रहे, उस समय कोई माइक म्यूट नहीं हुआ था, जो भी आरोप इनका झूठा, उसका जवाब पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने दिया, हमारे यहां से अन्य सांसदों ने दिया, वित्त मंत्री जो है सीतारमण जी ने स्वयं दिया। इसके बावजूद एक कमेटी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बना दी। अब इस पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, तो मूल मुद्दे हट जाएंगे। तो इसके बाद एक डिमांड अलग है, लेकिन अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। इन्होंने जो सबसे पहला कहा कि माफी मांगने के लिए तब कहा गया जब दोषी ठहराया गया। यहाँ एडवोकेट बैठे हुए हैं, वो बता देंगे कि मानहानि के केस पे दोषी ठहराने के बाद माफी मांगने की बात नहीं होती है। मानहानि केस में जब भी होता है तो पहले जब वो केस चालू होता है तभी कहा जाता है कि आप माफी मांग सकते हैं। और इसका उदाहरण बहुत अच्छा है कि केजरीवाल जी 3 बार 3 से भी ज्यादा बार अलग अलग लोगों से दोषी ठहराने के पहले माफी मांग के अपना केस खत्म कर चुके हैं। तो केजरीवाल तो इसके अभ्यस्त है, तो उसी की ये नकल कर रहे थे लेकिन नहीं कर पाए। अब दूसरी बात में आता हूं।
आज जो ये सत्याग्रह इनका है, ये क्या है? ये सत्याग्रह है या वास्तव में दुराग्रह है जो आपकी हेडिंग है? ये किसके विरुद्ध सत्याग्रह है? ये सत्याग्रह न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध है जिसमें राहुल गांधी जी को 2 साल के लिए सजा दी गई है। ये सत्याग्रह उस बात के लिए है कि एक जो है ओबीसी समाज, जिसको आप अपमानित करते हैं, बदजुबानी करते हैं, उसको सही ठहराने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि कल राहुल गांधी इस बात को कह चुके हैं कि मैं जो भी बोलता हूं सोच समझ कर बोलता हूं। कल उन्होंने पुनः दोहराया इस बात को कि मैंने जो बोला है वो सोच समझ कर बोला है। मैंने एक समुदाय का, इसका आशय है कि एक समुदाय को यदि मैंने अपमानित किया है, ओबीसी समाज को अपमानित किया है, तो सोच समझ कर इस शब्दों का प्रयोग किया है मैंने। तो इसका मतलब कि आज भी काम जो है, न राहुल गांधी न कांग्रेस, इनका अहंकार आज भी खत्म नहीं हुआ। और आज जिस प्रियंका गांधी ने जिस नुक्कड़ सभा को आज संबोधित किया है, उस नुक्कड़ सभा में क्या बोला उन्होंने? मैं, मेरा परिवार, मेरा खानदान, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये ठीक उसी बात को प्रमाणित करता है जैसे कल जो है कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने, प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि जो है राहुल गांधी और राहुल गांधी के परिवार के लिए अलग कानून हो। ये बयान मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, आपके यहां चला, मैं आपके ही उसके जो है स्क्रिप्ट दिखा रहा हूं कि अलग बयान, यानी उनके लिए कानून बने। मतलब ये जो गांधी परिवार है, ये लोकतंत्र में सबसे ऊपर है, देश के कानून से ऊपर हो गया, देश से ऊपर हो गया। आम आदमी के लिए अलग कानून होगा और गांधी परिवार के लिए अलग कानून होगा। एक बात कहता हूं, प्रियंका गांधी जी का पूरा भाषण आज इसी बात को अपरोक्ष रूप से पुष्ट कर रहा था कि गांधी परिवार जो है वो पूरे देश से ऊपर है, गांधी परिवार सबसे ऊपर है और जिसके लिए अलग कानून हो। ये उनकी पूरे, यदि आप भाषण को सुने तो यही पुष्टि कर रही थी। कम से कम ये अहंकार लोकतंत्र में आपके पास, इस अहंकार के साथ, इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी रसातल में चली गई और जा रही है, क्योंकि इनका जो अहंकार है, इनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं। इनका लोकतंत्र ऐसा चाहिए जिसमें गांधी परिवार पर कोई उंगली न उठा सके और ये जो भी कुकर्म करे, ये किसी को भी अपमानित करे, इनके ऊपर कोई सजा नहीं होनी चाहिए। ये जो है पूरे देश से ऊपर रहेंगे। ठीक है। अरे ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र कांग्रेस की जागीर नहीं, ये कांग्रेसियों को समझ लेना चाहिए। ठीक है, अबे दुबे जी जल्दी से। हाँ, अर्पिता जी, गांधी परिवार ही नहीं, परंपरा है त्याग और बलिदान की। अपने प्राणों को आहूत करके प्रजातंत्र का जो वटवृक्ष हरा भरा दिखाई दे रहा है, वो उसी की बदौलत है कि हमारे नेताओं ने अपने प्राणों को आहूत किया। ये बार बार परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। जानते हैं बुनियाद क्या है सनातन भारत की? भारत उपनिषदों का सूत्र वाक्य है। प्रधानमंत्री जी जब पहली बार लोकसभा सदन में गए तो उन्होंने अब लोकसभा में साक्षात दंडवत किया, मगर निगाह उठा करके लोकसभा के द्वार पर लिखा हुआ ये नहीं पढ़ा जो हमारे उपनिषदों में है, अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ यह हुआ कि छोटे हृदय के लोग परिवार पर, अपना और पराये पर सवाल खड़ा करते हैं। भारतवर्ष की सनातन सभ्यता यह कहती है कि उदार हृदय के लोग समूची वसुधा को एक परिवार की तरह मानते हैं, ये परिवार के खिलाफ खड़े होते हैं। जब हमारे सभ्यता की संहिता और नैतिक मूल्यों के नियंता भगवान प्रभु श्री राम, उनका वचन नहीं था, परिवार की परंपरा थी रघुकुल की, उनके पिता का वचन था, तो वो सत्ता को तज कर वचन की मर्यादा की रक्षा अभय जी ये प्रियंका गांधी जी ने कहने की कोशिश की। तो भारतवर्ष पारिवारिक परंपरा है, जो परिवार को नहीं मानते हैं। पारिवारिक नहीं है साहब, इनको गलत फहमी है। भारत का दर्शन वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है, वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है, ये गांधी परिवार का नहीं। देखिए ये चर्चा जो है ना, भारत की स्वतंत्रता में केवल गांधी परिवार चर्चा गांधी परिवार पर नहीं है, ये चर्चा गांधी परिवार पर नहीं है। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। नहीं, हम विषय से भटक रहे हैं। ठीक है, नहीं तमाम शहीद हुए इस देश के अंदर, नेताजी बहुत हुए, शहीद भगत सिंह हुए, तमाम लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन केवल कांग्रेसियों को जो है भ्रम है कि केवल जो है नेहरू परिवार ने और नेहरू जी ने जो स्वतंत्रता दिलाई, इससे बाहर निकलिए। देश के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना सीखिए और ये परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को इस देश में तिलांजलि दे दिए। और आप इसके आधार पर आप जो है एक परिवार के गुणगान गाना बंद कीजिए हिंदुस्तान के और देश का अपमान भी करना बंद कीजिए।
उसको और ये बेरोजगारी अहंकार से बाहर आना चाहिए अब आप लोग को। एक आदमी 25-25, 30-30 हजार करोड़ ठीक रुपए है अभय दुबे जी, सरकारों का लेकर अब बात भागा है। यही आ जाती है ना, अब जब आपको मंच मिलता है तो आप भगवान राम, गांधी परिवार, बहुत इतिहास में चले जाते हैं, फिर आप कहते हैं लीजिए अडानी के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं लीजिए भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रहे हैं, फिर आप तमाम सवाल, अब जब आपको मंच पे उठाना है तो आप खुद मुद्दे को कहीं और ले जाते हैं, फिर कहते हैं लीजिए मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। मैं आऊंगी जरा, मैं एक एक प्रतिक्रिया आशुतोष जी से और अरविंद जी से भी लेना चाहती हूँ। आशुतोष जी, आपको क्या दिख रहा है, ये सत्याग्रह है या दुराग्रह? नहीं, देखिए ऐसा है अर्पिता जी, भारतीय राजनीति अब उस छोर पे आ गई है जिस छोर पे विपक्षी पार्टियों को सदन से ज्यादा सड़क की जरूरत है, क्योंकि सदन में अब आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इसमें अभ्यस्त हो चुकी है, उसको अब शर्म भी नहीं आती इन सब चीजों से, चाहे माइक बंद करना पड़े या संसद को म्यूट करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विपक्ष को कहीं ना कहीं सड़क पे आना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी उसके लिए लड़ रही है। हम उसको शुभकामनाएं देते हैं कि उसको लड़ना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उनकी लेकिन लड़ाई अभी को आप भारतीय मिलकर जनता बड़ा पार्टी बनाएंगे? नहीं, विपक्ष की हर तरीके से एकता के लिए हम साथ में खड़े रहेंगे और हर फिर आप जगह। ये क्यों कह देते हैं अपना अपना देख लें, राहुल अपना देख लें, कांग्रेस पार्टी अपना देख ले? नहीं, उनकी पार्टी है, वो देखेंगे नहीं तो क्या हम देखेंगे? नहीं, अपना देख ले और देख ले में अंतर है ना सर। अपना देख ले, अपना देखने का आप मतलब ममता ये जी के है साथ कि चले जाते हैं, आप क्यों नहीं सब साथ क्यों नहीं हो रहे सर? जब आप सबको एक ही चीज से तकलीफ है, सबको लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है, आपको लग रहा है विपक्ष साथ आना चाहिए, तो जब साथ आना चाहिए तो क्यों साथ नहीं है? तो हम साथ में है ना। उत्तर प्रदेश में क्या कैसे लड़ाई लड़नी वो हम बताएंगे। अच्छा। राजस्थान में हम थोड़ी कांग्रेस को बताएंगे जाके कि तुम कैसे लड़ोगे। हाँ। मध्य प्रदेश में हम नहीं बताने जाएंगे, उत्तराखंड में हम नहीं बताने जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी है, वो बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोकना है। देखिए, अगर ये नहीं काम हुआ तो चाहे जितना कांग्रेस कर ले, रीजनल पार्टीज अपनी जगह सक्षम है। बंगाल में ममता जी सक्षम अच्छा, है। एक चीज बताइए ना आशुतोष जी, आप बड़ी मतलब ये चर्चा वहां पहुंची में। गई, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ममता और अखिलेश में अगर चेहरा रखना हो सामने तो कौन चेहरा होगा? अब जब देश की बात हो रही है तो राज्यों के हिसाब से तो हो नहीं सकता कि बंगाल वो संभालेंगे, उत्तर प्रदेश हम संभाल लें, एक चेहरा तो चाहिए होगा ना सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब भी इस तरीके की लड़ाई होती है चेहरा नहीं लिया जाता है। अच्छा। और ये चेहरा लेके आना ही अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के स्टेटमेंट को फेवर करना है। अच्छा, क्योंकि आज तक जब भी इस तरीके के चुनाव हुए हैं वो चेहरा लेके नहीं आई है। जब 77 में चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी के खिलाफ जब इमरजेंसी के बाद तो चेहरा लेके नहीं आई थी जनता पार्टी, उसके बाद चुनाव तय होता है। अभी ये देखना है कि कौन सी क्षेत्रीय पार्टी किस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सही तरीके से मुकाबला कर सकती है। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सक्षम है और वो चुनाव अकेले दम पे लड़ सकती है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को वहां उसका सपोर्ट करना चाहिए। बंगाल में ममता जी कर सकती हैं, छत्तीसगढ़ में शिबू सोरेन जी कर सकते हैं, तो जो बिहार में महागठबंधन कर सकता है। तो जहां जो मजबूत है वहां उसको दीजिए और उसके बाद तय होता है। पहले ऐसे लोग जो लोकतंत्र को और भारत के विशाल लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं उनको पहले यहां से हटाना है, वरना वो दिन दूर नहीं कि इस देश में अब चुनाव भी नहीं होंगे और लोगों की आवाज नहीं परमानेंट म्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, मुझे इतना ही कहना है, केवल समाजवादी प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, वास्तव में आज समाजवादी पार्टी नहीं बची है, ये तो स्वयं परिवारवादी पार्टी है और आज इनके राजनीतिक अस्तित्व को खतरा है। इसलिए आप हंस रहे, मुलायम सिंह, उसके स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश यादव, चाचा, भतीजा, चाची, भांजा, पूरा पार्टी ही आपका जो है परिवार के ऊपर आधारित है। एक बात बताइए ना, सारे के शर्मा जी, वो ये सवाल आपने इस पर परिवार पर जवाब दे दिया। एक सेकेंड आशुतोष जी आ रही है। के शर्मा जी, मैं आपसे एक चीज समझ रहा, आपने परिवार पर बोल दिया, आपने कांग्रेस पार्टी के लिए बोल दिया, आपने समाजवादी पार्टी के लिए बोल दिया। वो ये कह रहे हैं कि संसद में म्यूट कर दिया जाता है, वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा की कार्रवाई चल रही होती है तब म्यूट कर दिया जाता है। उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसके साथ पूछ लीजिए, अभी 2 महीने पहले 3.5 लाख वोट से मैनपुरी आ रहे हैं और इस संदर्भ में 50,000 से अपनी विधानसभा के वो हार गए हैं। अपनी बात वापस लेनी पड़ी। आशुतोष जी ऐसे नहीं सुनाई देगा सर, सुनिए ना, आप भी पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये एक सरासर झूठ है कि लोकसभा की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए तो म्यूट थी ना सर। म्यूट इसलिए राहुल गांधी ने, एक सेकेंड, राहुल गांधी ने जो अडानी को लेकर वहां बातें कही थी 20,000 करोड़ को लेकर, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि वो भी हटा दिया गया है। नहीं, अब पिताजी एक चीज बताइए, संसद की एक परंपरा है, एक नियम है संसद में
कि आप जो कुछ भी भाषण में बोलेंगे उसको वहां एथेंटिक करना पड़ता है, उसके तथ्य और कागज रखने पड़ते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हो, सुषमा स्वराज जी हो, तमाम ऐसे उदाहरण है कि जब भी उन लोगों ने आरोप लगाए या किसी भी पुस्तक का रेफरेंस दिया है तो उसे वहां के टेबल किया गया। अब एक बात कह के पूरा करता हूं, और कम से कम समाजवादी पार्टी को, मैं तो वर्तमान पे बात करता हूं अर्पिता जी, आज 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ 3 सीट इनके पास है लोकसभा की, और इतना बड़ा बड़ा दावा। सर दावा क्यों नहीं करेंगे? विपक्ष क्यों नहीं कर सकता? सर चुनाव हारे, सर दावे में तो दावे में मत जाइए सर, फिर तो बहुत सारे लोग दावे करते हैं। ठीक है, कम से कम जमीन तो देख लो भैया। ठीक है, ठीक है। के शर्मा जी यहाँ अभय जी भी बोलना चाह रहे हैं। अरे ये भैया मुंगेरी लाल के हसीन सपने बंद करो। ठीक है, के शर्मा जमीन पे काम करो। एक नहीं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका काम सिर्फ ये है ऊंची ऊंची बातें करना, रामचरितमानस को फाड़ना, उसे आग लगाना और जाति जहर बोला, इसके सिवाय समाजवादियों के पास कोई काम नहीं। के शर्मा जल्दी से आशुतोष जी, फिर अभय जी, मेरा एक सवाल भी आपसे। हाँ आशुतोष, 10 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा पढ़ना चाहिए। अभी 2 महीने पहले उपचुनाव में 3.5 लाख से आप हारे हो मैनपुरी, और खतौली आपकी पिछले 25-30 सालों से उसको आप 25,000 से हारे हो। नहीं, रामपुर पुराना चुनाव मत बोलो, आजमगढ़ पुराना, ये तो आपकी सीट हुआ करती है साहब। तैयारी से आओ, बैठना है ना, आशुतोष जी को बैठना है, सवाल उठने लग जाते हैं, फिर आपको उपचुनाव याद हो जाते हैं, मुख्य चुनाव क्यों नहीं याद होता? ये वही वाली बात है, फिर आप परसेंटेज देखने लग जाते हैं। अभी तो 1 ही साल हुए। खैर, मैं ठीक है, यूपीए की सरकार चली है, 10 साल यूपीए की सरकार। अभय जी, मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ। अरविंद जी, मैं पहले आपसे जवाब ले लूं क्योंकि मैं अभी तक आप पर नहीं आ पाई, और अभय जी आ रही हूँ, मैं आपका जवाब भी ले लूंगी। मेरा एक सवाल भी आपसे, अरविंद जी। जी बताएं। जी अरविंद जी, आपको क्या लग रहा है, ये जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रहा है, बहुत बारीकियां हैं जो कांग्रेस पार्टी से क्या छूट गई हैं? देखिए, ऐसा है अर्पिता जी कि ये सत्याग्रह ठीक है अरविंद जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं।